बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स का मतलब बेटा हमने हर चैप्टर के अंदर ओवरहेड शब्द यूज किया है। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चे। तो ओवरहेड्स का मतलब हमारे लिए है बेटा इनडायरेक्ट खर्च। तो बेटा एज पर CIMA चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट UK, ओवरहेड्स बेटा तीन हिस्सों में बटे हुए हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने इस चैप्टर में करना क्या है बेटा? अच्छा पहले तो इन तीनों में देखो कॉमन क्या है, इनडायरेक्ट। जो भी खर्चा इनडायरेक्ट है वो ओवरहेड। हम इस चैप्टर में क्या करने के लिए आए बेटा? हमको ये तो पता है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट खर्चा भी लगता है और इनडायरेक्ट खर्चा भी लगता है। डायरेक्ट खर्चा हुआ है जो हर यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। इनडायरेक्ट खर्चा बेटा टोटल में लग रहा है, आप उसको एवरेज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो खर्चा बेटा आप यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उस खर्चे को प्रोडक्ट से कैसे चार्ज करें, वो चार्ज हमने यहाँ पर सीखा। ठीक है, तो चार्ज करने के ना यहाँ पे दो स्टेप लगेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा? अपने इनडायरेक्ट खर्चों को डिपार्टमेंट में बांटेंगे, यानी कि ओवरहेड्स को कहाँ पे बांटेंगे? डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का खर्चा अलग अलग करेंगे। फिर जिस डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उस डिपार्टमेंट के खर्चे उसके प्रोडक्ट पर डाल दो। मतलब आपके पास दो डिपार्टमेंट है, ए और बी। तो पहले आपने ए और बी डिपार्टमेंट के खर्चे ढूंढे। अब डिपार्टमेंट ए आपके दो प्रोडक्ट बना रहा है, पी और क्यू। तो डिपार्टमेंट ए के खर्चों को प्रोडक्ट पी पे और क्यू पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो दो स्टेप में आप अपने खर्चों को प्रोडक्ट पे चार्ज कर पाओगे। पहला स्टेप क्या है? खर्चों को किस में बांटो? डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट के खर्चों को किस में बांट दो? तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा? जो पहला स्टेप है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। जबकि दूसरा जो स्टेप बेटा डिपार्टमेंट के खर्चों को जब हम प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ये तो नाम पहले सुना हुआ है तुमने कई बार। अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स बेटा हर चैप्टर में हमने अब्जॉर्प्शन यूज किया है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बेटा? साल की शुरुआत अंदाजा लगाया, अंदाजे से एक रेट निकाल लिया और उस रेट को हम पूरा साल चार्ज करते रहे। तो जो अमाउंट कस्टमर से चार्ज हो जाता है, रिकवर हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। और जो एक्चुअल में हमारे पास लगा होता है वो साल के अंत में पता चलता है। ठीक है, तो अलग काम है। तो दो स्टेप में काम करना है। पहला काम है डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा काम है अब्जॉर्प्शन। तो पहले बेटा इस चैप्टर के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड बेटा सबसे पहले हम अपने कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट है उनको दो कैटेगरी में बांटते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। और इनका मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है जो आप नाम से समझ रहे। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो होते हैं बेटा जिनको, जो डिपार्टमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं बेटा, वो कौन से डिपार्टमेंट हो जाते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
और जो डिपार्टमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब हो रही है जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करे। कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करोगे तो रेवेन्यू आ जाएगा, तो फिर वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया ना, सीधे कस्टमर के लिए काम कर। ठीक है, तो सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे आपकी कंपनी के अंदर स्टोर डिपार्टमेंट, माल बेचता थोड़ी, माल इशू करता है, स्टोर के पास हमेशा माल होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन स्मूथली चलती रहे। एचआर डिपार्टमेंट है, वो कंपनी के अंदर उसका काम होता है कि सारे लेबर को मैनेज करे, उनको अपॉइंट करे, उनकी सैलरी कैलकुलेट करे। इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट होता है कंपनी के अंदर, आईटी डिपार्टमेंट, उसका काम है सारे डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम करता रहे, उनका कनेक्टिविटी बनी रहे। वो कस्टमर को थोड़ी कोई काम दे। तो जो बेटा कस्टमर को डायरेक्टली काम करते तो सर्विस प्रोवाइड करने लग जाएगी, वहां से रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो सर्विस डिपार्टमेंट का काम होता है ताकि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दो प्रकार के डिपार्टमेंट है, दो प्रकार के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मान लो हमारे पास दोनों बेटा ए और बी। दो प्रकार के सर्विस डिपार्टमेंट, दो प्रकार के डिपार्टमेंट बेटा, सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास है एक्स और वाई। तो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो सर्विस डिपार्टमेंट। अब हमारे पास जो खर्चे लग रहे हैं यानी कि जो ओवरहेड लग रहे हैं बेटा, इनको भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है एलोकेशन और एक होता है अपोर्शनमेंट। एलोकेशन का मतलब होता है वो खर्चे जो आपको हर डिपार्टमेंट के लिए एग्जैक्टली पता है कितने लग रहे हैं। जैसे डिपार्टमेंट ए में दो सुपरवाइजर है, 10,000 की सैलरी, तो 20,000 रुपए का सुपरवाइजर का खर्चा डिपार्टमेंट ए का है ना, उसका डिपार्टमेंट बी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जब कोई खर्चा स्पेसिफिकली हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आपको पता होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एलोकेशन। लेकिन अगर कोई खर्चा ऐसा हो जो दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए कॉमनली इंकर हो रहा है, जैसे रेंट, पूरी बिल्डिंग के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, रेंट जा रहा है 50,000 रुपए, तो फिर आप इस रेंट को चारों डिपार्टमेंट में बांटोगे। तो जब कोई खर्चा कॉमनली इंकर होता है तो फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रीडिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स में बेटा हम अपने खर्चों को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा कौन सा होता है? एलोकेशन, जो आपका हर डिपार्टमेंट का आपको पता है। दूसरा होता है बेटा अपोर्शनमेंट, जो आपको बांटना पड़ेगा, किसी ना किसी रेशियो में बांट के आप निकालो। दो प्रकार के सर्विस, दो प्रकार के खर्चे कौन से? एलोकेशन और अपोर्शनमेंट। एलोकेशन वाले खर्चे कौन से? जो हर डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग पता है। अपोर्शनमेंट वाले खर्चे कौन से? जो किसी ना किसी रेशियो में बांटनी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉमन लिंक करोगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जब आप ये सारे खर्चे बांट दोगे, चाहे वो एलोकेशन वाले हो या अपोर्शनमेंट वाले हो, तो आपके पास हर डिपार्टमेंट के अलग अलग खर्चे आ जाएंगे। सर डिपार्टमेंट ए का टोटल खर्चा इतना, डिपार्टमेंट बी का टोटल खर्चा इतना, डिपार्टमेंट एक्स का इतना और वाई का इतना। अब जो सर्विस डिपार्टमेंट है बेटा, वो अपने लिए काम नहीं करते, ना ही वो सीधा कस्टमर के लिए काम करे। वो जो भी काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं। तो बाद में क्या होगा बेटा, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। यहां से खर्चा हटा दिया जाएगा और वो खर्चा बांट दिया जाएगा उन डिपार्टमेंट्स के पास जिन्होंने इसकी सर्विस यूज की थी। मान लो स्टोर डिपार्टमेंट है, एक्स डिपार्टमेंट, इसने मटेरियल सप्लाई किया था। डिपार्टमेंट ए ने 50 बारी मटेरियल लिया, डिपार्टमेंट बी ने 40 बारी मटेरियल लिया। तो जिस रेशो में मटेरियल रिसीव किया है, जिस रेशो में सर्विसेज रिसीव करी हैं, उसी रेशो में बेटा इनका खर्चा भी बांट दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा? सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास बांट दिया जाएगा, उस रेशो में जिस रेशो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस ली होगी। है कि नहीं? जिस रेशियो में सर्विस लिया उस रेशियो में खर्चा भरना पड़ेगा। अल्टीमेटली इस पर सर्विस डिपार्टमेंट के पास कोई खर्चा नहीं बचेगा, सारा खर्चा किसके पास चला जाएगा? क्योंकि प्रोडक्शन हुई वहीं पे। फिर वहां से बेटा हम खर्चों को प्रोडक्ट पे डालेंगे। तो जो ये अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया बेटा, चाहे लोकेशन की या अपोर्शनमेंट की, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब आप सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास दो प्रकार के डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो जो रेवेन्यू जनरेट करे, सर्विस डिपार्टमेंट वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करे।
एलोकेशन वाले खर्चे वो होते हैं बेटा जो दो या हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग इनकर होते हैं, आपको पता होते हैं स्पेसिफिकली। अपोर्शनमेंट वाले खर्चे होते हैं जो कॉमनली इनकर होते हैं, आपको बांटने पड़ते हैं किसी ना किसी रेशियो के साथ। तो चाहे खर्चा एलोकेशन का हो चाहे अपोर्शनमेंट का हो, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया है, आपके पास हर डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे आ गए। इसको बोलते हैं ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप सभी खर्चों को सभी डिपार्टमेंट में बांट देते हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब बेटा आप सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत इसके अंदर? वेरी गुड। चलो जी। अब बेटा जब आप खर्चों को प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूट करने लगोगे तो एलोकेशन वाले खर्चे तो वो होंगे जो आपको हर डिपार्टमेंट के पता है, लेकिन अपोर्शनमेंट वाले खर्चे वो है जो आपको हर डिपार्टमेंट के नहीं पता, आपको बांटने पड़ेंगे कोई ना कोई रेशो के हिसाब से। तो जरा वो रेशो डिस्कस कर लेते हैं, कौन से खर्चे के लिए कौन सी रेशो लगती है। बेटा अगर बिल्डिंग से रिलेटेड कोई खर्चा, बिल्डिंग से रिलेटेड जैसे बिल्डिंग का रेंट, अपनी बिल्डिंग है तो इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा बेटा वो हम बांटते हैं एरिया के हिसाब से। जिस डिपार्टमेंट ने ज्यादा एरिया ले रखा होगा वो किराए का शेयर भी ज्यादा भरेगा। ठीक है, तो बिल्डिंग के खर्चे बेटा हम किसके हिसाब से बांटते हैं? एरिया के। तो बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन में क्या है? एरिया, स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर जो भी दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम खर्चों को बांटते हैं। इसके अलावा बेटा एयर कंडीशनिंग, ये भी बिल्डिंग के हिसाब से ही चलता है। हीटिंग एंड लाइटिंग, ये भी कौन सी रेशो में बैठेगा? एरिया के लिए। जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा एयर कंडीशनिंग का खर्चा, कम एरिया के लिए कम एसी लगेगी, ज्यादा एरिया के लिए ज्यादा एसी लगेगी। ठीक है जी। ये तो थे बिल्डिंग वाले खर्चे। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं बेटा जो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड होते हैं। प्लांट का डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड इंश्योरेंस। ये जो खर्चा है बेटा, प्लांट का डेप्रिसिएशन हो चाहे रिपेयर हो चाहे इंश्योरेंस हो, ये बढ़ता है बेटा वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से। जितना महंगा प्लांट उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन, उतना ज्यादा सर्विस का खर्चा, और उतना ही ज्यादा महंगा इंश्योरेंस। तो ये तीनों खर्चे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? उसके वैल्यू। तो ये वैल्यू ऑफ एसेट की रेशो में बांट दी जाए। अगर क्वेश्चन ने बता दिया टोटल डेप्रिसिएशन 1 लाख, तो आप एसेट की वैल्यू की रेशो में उसको बांटो। प्लांट का एक और खर्चा होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, पावर। लेकिन पावर का खर्चा प्लांट की वैल्यू के हिसाब से नहीं चलता। वो कितना हैवी प्लांट है, कितने किलोवाट का, 10 किलोवाट का, 15 किलोवाट का प्लांट। अब वो कितने किलोवाट का प्लांट है प्लस वो कितनी देर चला। जैसे मान लो यहाँ पर बेटा 1 टन का एसी है, साथ वाले कमरे में 2 टन का एसी है, तो कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा? सर 2 टन वाला ज्यादा एसी पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा। लेकिन सोचने वाली बात है ना, वो तब पावर कंज्यूम करेगा जब चलेगा। फिर अब ये थोड़ी सर 2:1 की रेशो में खर्चा बांटते हैं। ऐसे नहीं, ये भी देखना पड़ेगा कितने टन की मशीन का एसी कितने घंटे चला। ठीक है जी। तो आपको पावर का खर्चा भी निकालने के लिए कंपोजिट यूनिट यूज करनी पड़ती है। तुम तो महारत हासिल कर चुके हो कंपोजिट यूनिट में, टन किलोमीटर, रूम डेज, पेशेंट डेज, है ना। तो कंपोजिट यूनिट तो आपको ये देखना है किलोवाट आवर्स, हॉर्स पावर आवर्स। कितने किलोवाट की मशीन कितने घंटे चली? 10 किलोवाट की मशीन 100 घंटे चली तो 1000 किलोवाट आवर्स। समझ में आ रही है बात? तो कितने किलोवाट की मशीन, कितने हॉर्स पावर की मशीन कितने घंटे चली, उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको पावर का खर्चा बांटना है।
तो वो एचपी आवर्स हो सकते हैं, वो किलोवाट आवर्स हो सकते हैं। जो भी सवाल में हमारे को इन्फॉर्मेशन मिले उसके अकॉर्डिंग। होर्स पावर भी पावर की यूनिट है, किलोवाट भी पावर की यूनिट है। इसके अलावा बेटा कुछ खर्चे वर्कर्स से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड? वर्कर्स से रिलेटेड। जैसे बेटा हमारे पास खर्चा होता है टाइम कीपिंग का। कौन सा वर्कर कब आया, कौन सा वर्कर कब गए, सारे रिकॉर्ड करने का जो खर्चा है, टाइम कीपिंग। इसके अलावा हो सकता है बेटा आपके पास एचआर डिपार्टमेंट का कोई खर्चा हो, स्टाफ वेलफेयर का खर्चा हो। ठीक है जी। अब ये वो खर्चे हैं, कैंटीन का खर्चा हो क्वेश्चन में, ये वो खर्चे हैं जो नंबर ऑफ वर्कर से रिलेटेड है। जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा वर्कर, वहां पर ज्यादा खर्चा लगेगा। ठीक है। और जिस डिपार्टमेंट में कम वर्कर, वहां पे खर्चा कम पड़ेगा। तो ये जो खर्चे हैं बेटा, ये नंबर ऑफ वर्कर से रिलेटेड। लेकिन वर्कर्स से ही रिलेटेड कुछ खर्चे होते हैं जो नंबर ऑफ वर्कर्स के अकॉर्डिंग नहीं, उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे ओवर टाइम प्रीमियम। अब कोई वर्कर ने 4 घंटे ओवर टाइम किया, तो अब वो उसका ओवर टाइम का प्रीमियम उसकी सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट होगा ना। जितनी ज्यादा उसकी बेसिक सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग उसको प्रीमियम भी मिलेगा। समझ में आ रही है? तो अगर उसकी सैलरी 200 रुपए एक घंटे की है तो उसको प्रीमियम भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। किसी की सैलरी 50 रुपए एक घंटे की, तो उसको प्रीमियम भी 50 रुपए के अकॉर्डिंग मिलेगा। लीव सैलरी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये भी सैलरी पर बेस्ड होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई, ये भी सैलरी पर बेस्ड होता है। तो फिर ये जो खर्चा है बेटा, ये आप बांटोगे डायरेक्ट वेजेस की रेशो, अमाउंट। ठीक है जी। कौन सी रेशो में? डायरेक्ट रुपए, कितने रुपए के वेजेस है। इस डिपार्टमेंट में सर 10 लाख की सैलरी है, इस डिपार्टमेंट में सैलरी 15 लाख की है, तो वेजेस की रेशो में बांटे, नंबर ऑफ वर्कर्स की रेशो में खर्चे नहीं बांटे। समझ में आ रही है बात? बेटा कभी आपको सवाल में मिलेगा जनरल एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। इन खर्चों को हम बांटते हैं बेटा, पता ही नहीं है इसके अंदर खर्चा क्या है ना। तो इसको हम बांटते हैं बेटा डिपार्टमेंट के वर्किंग स्टाइल के हिसाब से। अगर आपकी डिपार्टमेंट के अंदर लेबर से ज्यादा काम होता है तो लेबर आज के हिसाब से या डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांट। अगर आपके डिपार्टमेंट में मशीनों से ज्यादा काम होता है तो मशीन मशीन आज के हिसाब से बांटा। ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले बांटते हैं बेटा डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से। अगर डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में ना मिले तो आप डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से बांट सकते हो। ये भी ना मिले तो आप मशीन आवर्स के हिसाब से बांट। ठीक है। तो अभी एक काम करो, पहले बेटा आप इतना नोट करो, हम आगे चलते हैं। मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने बेटा बात करी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने की कैसे होगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता है, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको रेशो चाहिए होती है। कुछ खर्चे तो बटे हुए मिलेंगे, उसमें तो चिंता ही नहीं। लेकिन जो खर्चे बांटने होंगे उसके लिए रेशो आपको समझनी पड़ेगी। कुछ एग्जांपल हमने ऊपर डिस्कस कर लिए। अब हम बात करें बेटा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मेजरली 3 मेथड अप्लाई होते हैं, 3 अलग अलग मेथड। और तीसरे मेथड को भी सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं, यानी कि टोटल 4। तो पहला मेथड है बेटा हमारे पास बहुत इजी, बहुत सिंपल मेथड। पहला मेथड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का है बेटा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास बेटा कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट, ए, बी, एक्स और वाई।
बेटा आपके पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो ओवरहेड्स आई, यानी कि आपके पास हर डिपार्टमेंट का खर्चा आ गया। बेटा जब आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करे तो आपके पास हर डिपार्टमेंट का खर्चा आ गया। ठीक है, एलोकेशन कर दिया, अपोर्शनमेंट कर दिया, हर डिपार्टमेंट का खर्चा आपको मिल गया है। तो इसको बोलते हैं बेटा ओवरहेड एज पर। क्या चीज आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो अमाउंट आपके पास है, उस बाद का मतलब ये नहीं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया है तभी अमाउंट आपको। ठीक है, तो एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास सारे डिपार्टमेंट के खर्चे अलग अलग हैं, लेकिन अब जो सर्विस डिपार्टमेंट है उन्होंने काम अपने लिए थोड़ी किया, उन्होंने तो सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए किया, तो उनका खर्चा भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसके पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। तो रीडिस्ट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ से हम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे निकाल लेंगे और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के। ठीक है, तो सर्विस डिपार्टमेंट ने काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए तो किया ही है, तो वहां पे तो खर्चा जाना ही जाना है। मान लो कि एक्स डिपार्टमेंट ने, एक्स डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट है, मटेरियल सप्लाई करता है, उसने वाई डिपार्टमेंट को भी कभी कभी माल दिया। हाँ जी, तो उसने वाई डिपार्टमेंट के पास भी कुछ माल सप्लाई किया। तो इसका मतलब एक्स डिपार्टमेंट ने ए और बी को तो सर्विस दी, 50 बारी ए को दी है, बी 40 बारी बी को दी है, 10 बारी वाई को भी दी। तो क्या इसका खर्चा वाई के पास भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सर्विस तो दी, सर्विस तो एक्स ने वाई को दी। लेकिन जो हमारा पहला मेथड है, क्या नाम है इसका, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलता है भाई पहले एक्स का खर्चा वाई को दोगे, बाद में वाई का खर्चा फिर एक्स ए और बी के पास ही जाना है अल्टीमेटली। तो आप इसके पास कोई खर्चा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन के पास तो जाएगा, लेकिन एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के पास नहीं। बेशक से एक सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दी भी हो, तो भी नहीं जाना। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या लिखेंगे बेटा, पहले ये चित्र बनाओ फटाफट नोटबुक के अंदर। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट ए बी एक्स वाई। देखो बेटा इसमें अंडर दिस मेथड overheads of one service department, under this method overheads of one service department cannot be distributed to other service departments. Overheads of one service department cannot be distributed to other service departments. Even if one service department has provided services, even if one service department has provided services to other service department, even if one service department has provided services to other service department, तो बेशक से एक सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड की भी हो तो भी उसका खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के पास नहीं जाए। ठीक है जी। दूसरा मेथड होता है बेटा हमारे पास स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन मेथड, स्टेप डाउन मेथड में क्या होता है, हमारे पास बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट, आपके पास ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी है।
ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ठीक है जी। बेटा जब आप डायरेक्ट मेथड में थे तो आपने देखा कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्राइमरी सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास बांट दिया जाता है, लेकिन सर्विस के पास नहीं बांटा। ये अलाउड था, ये अलाउड नहीं। स्टेप डाउन मेथड में एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के पास जा सकता है। एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के पास जा सकता है। यानी कि अगर एक्स मान लो स्टोर डिपार्टमेंट है और वाई जो है वो कंप्यूटर का आईटी डिपार्टमेंट है, तो एक्स डिपार्टमेंट ने वाई को कुछ मटेरियल सप्लाई करा, तो एक्स ने वाई को सर्विस प्रोवाइड कर दी, एक्स का खर्चा वाई के पास जा सकता है। वाई ने भी मान लो बेटा एक्स ही कुछ सिस्टम के ऊपर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करी, कुछ ना कुछ कंप्यूटर उसका ठीक करा, मैनेज करा, अपना कुछ समय इसके ऊपर लगाया, तो वाई ने भी एक्स को सर्विस दे दी, तो फिर वाई का खर्चा भी एक्स के पास जाना चाहिए। वाई के खर्चों का हिस्सा भी किसके पास जाना चाहिए? एक्स के पास जाना चाहिए। ये नहीं, एक डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे डिपार्टमेंट के पास जा सकता है, वापिस नहीं आ सकता। एक बार ही गया, जिसका खर्चा ऑलरेडी बढ़ गया, एक्स का खर्चा आपने बांट दिया, आपने बोल दिया कुछ खर्चा ए को दे दो, कुछ बी को दे दो, कुछ वाई को दे दो, एक्स का खर्चा कितना हो गया? अब इसका गेट बंद है। अब वाई चाहे ये बोलता रहे कि भैया मैंने भी सर्विस दिया, मेरे खर्चे भी जाने दो, ना, अब गेट बंद। एक स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन, वन वे डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा इसमें। एक खर्च, एक डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे डिपार्टमेंट के पास जा सकता है। मान लो बेटा हमारे पास डिपार्टमेंट है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे सर्विस डिपार्टमेंट। ये सारे के सारे सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन के पास तो जाना ही है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं। हम तो बस ये बात करें कि सर्विस का खर्चा सर्विस के पास जाएगा क्या? डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं जा सकता। स्टेप डाउन बोलता जा सकता है, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। तो एक डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे डिपार्टमेंट के पास जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है। एक्स का खर्चा भी वाई के पास जा सकता है, जेड के पास जा सकता है, लेकिन एक्स का खर्चा डब्ल्यू के पास या वाई का खर्चा डब्ल्यू और एक्स के पास नहीं जा सकता। ऊपर से बेटा कभी तुमने ऐसे सीढ़ियों में अगर पानी की बाल्टी ऐसे फेंकी हो, कभी ऐसा हो नीचे वाली सीढ़ी नाराज होगी, पानी ऊपर फेंक दिया वहां, वो नहीं आएगा, वो वन डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के पास जा सकता है, लेकिन अगर एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसके पास खर्चा वापस नहीं आ सकता। सर फिर पहले बटेगा कौन? क्योंकि जिसका खर्चा पहले बटेगा वो तो दूसरे के पास भेज देगा, फिर जब दूसरा बांटने लगेगा पहले वाला गेट बंद कर लेगा। तो पहले क्या बटेगा कौन, ये भी तो देखना पड़ेगा। पहले हम कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा बांटे, ये बात पता चल गई कि सर्विस का खर्चा सर्विस के पास जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। लेकिन पहले कौन बांटेगा? क्योंकि जो पहले बांटेगा उसका खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के पास चला जाए, है ना, वापस नहीं आएगा उसके पास कोई खर्चा। तो ऐसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट बांटे, तो बेटा उसके लिए आपको रैंकिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? तो हम रैंकिंग करें, हमारे पास टॉपिक कौन सा चल रहा है बेटा? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम दूसरे मेथड पे स्टेप डाउन मेथड, स्टेप डाउन मेथड में पहले कौन सा डिपार्टमेंट बांटे उसके लिए आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी। एक ये भी है, तो मेथड ऑफ रैंकिंग भी तीन है। इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, पहले पहले पहला लगा के देखो, पहला लग गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा लगा के देखो, दूसरा लग गया तो ठीक है, नहीं तो तीसरा लगा के देखो। सर अगर तीसरा भी नहीं लगा तो फिर मर्जी से करो, क्योंकि तीसरे तक पहुंचते पहुंचते भी अगर रैंकिंग नहीं मिल रही इसका मतलब सब कुछ सेम चल रहा है, फिर तुम्हारी मर्जी से कुछ मर्जी बांट दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं बेटा मेथड्स ऑफ रैंकिंग के बारे में। किसी भी मेथड से करें टोटल जो पोस्ट आएगी वो तो सेम रहेगी, क्योंकि खर्चा बट ही रहा है ना, बस बंटवारा हो रहा है कोई ना कोई रेशियो में, टोटल अमाउंट थोड़ी बदल रहा है। और अल्टीमेटली सारा खर्चा एंड अप कहां पे करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, सर्विस के पास तो जाना ही नहीं, चाहे कैसे मर्जी रूट करवाते रहो सर, जाएगा ही नहीं।
जाएगा लेकिन आएगा नहीं, जाएगा आएगा, जैसे मर्जी करते रहो, अल्टीमेटली उसने कहाँ पहुंचना है, प्रोडक्शन में। अब बस ये हो सकता है अलग अलग रेशो में पहुंचेगा, अलग अलग अमाउंट में पहुंचेगा। तो मेथड्स ऑफ रैंकिंग, और बेटा ये है इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो जो मेथड आपको पहले लिखा जा रहा है वो पहले ही अप्लाई करो। तो पहला मेथड क्या बोलता है रैंकिंग का, अकॉर्डिंग टू, आप रैंकिंग दे दो बेटा किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट सर्व्ड, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट सर्व्ड। एक सर्विस डिपार्टमेंट ने कितने सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दी, प्रोडक्शन को तो दे हुई, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। तो एक सर्विस डिपार्टमेंट ने कितने सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड की है, काउंट करके देख लो। अगर बेटा आपको काउंटिंग से पता चल जाए सर इसने 2 डिपार्टमेंट को सर्विस दी, इसने 1 डिपार्टमेंट को सर्विस दी, इसने किसी को नहीं दी, तो जिसने ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दी उसकी रैंक 1, जिसने कम डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड किया उसकी रैंक 2, फिर रैंक 2। ठीक है, जैसे हमारे पास स्टडी मटेरियल में एक सवाल है, उसकी रैंकिंग देखते हैं। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फैब्रिकेशन एंड असेंबली, और 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, स्टोर, टाइम कीपिंग, टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट, और मेंटेनेंस, ये मशीनें ठीक करने का डिपार्टमेंट। ठीक है, तो स्टोर डिपार्टमेंट बेटा मटेरियल सप्लाई करता है, ये लेबर को मैनेज करता है, और ये मशीनें ठीक करता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है, मटेरियल सप्लाई करता है। तो हमारे को दे रखा है जी नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन, किसको कितनी कितनी बारी माल सप्लाई किया। तो 24 बारी माल लिया है फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट ने, असेंबली डिपार्टमेंट ने 20 बारी माल लिया है, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने 6 बारी माल लिया है। यानी कि स्टोर डिपार्टमेंट ने एक सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करी है, 2 को नहीं करी। अपने आप के लिए तो कोई काम सर्विस हो ही नहीं सकता, अपने लिए किया हुआ काम किसी और के ऊपर एहसान नहीं हो सकता, है ना। तुम यहाँ से पढ़ के जाओ पूरा दिन, थक टूट के घर पहुंचे, मम्मी को जाके बोला मम्मी आज तो बड़े थक गए, मम्मी ने पता क्या बोले, मेरे लिए पढ़ क्या है, अपने लिए कुछ करेगा जिंदगी में, स्टैंडर्ड डालो हर घर, यही है। तो अपने लिए किया हुआ काम किसी और पे एहसान नहीं हो। तो यहाँ पे भी बेटा उसको सर्विस में काउंट ही नहीं करना। अगर मान लो स्टोर डिपार्टमेंट ने अपने लिए कुछ माल कंज्यूम कर लिया होता, 5 बार ही हमने भी ले लिया माल, तो वो काउंटिंग में ही नहीं आएगा, उसको गिनना ही नहीं है, उसके ऊपर तो कांटा ही मार देना। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, थैंक यू बोल दो। हाँ, तो लिखा ही नहीं हुआ कुछ, टेंशन ही नहीं। अब तो स्टोर डिपार्टमेंट ने एक सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस को सर्विस प्रोवाइड करी, 6 बारी मटेरियल सप्लाई कर, सर्विस डिपार्टमेंट काउंट करना है, प्रोडक्शन को काउंट ही नहीं करना। दूसरा डिपार्टमेंट है बेटा हमारा टाइम ऑफिस, टाइम ऑफिस बेटा एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय होंगे वहां पर मैंने सर्विस दी होगी। तो टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट ने बेटा 40 एम्प्लॉइज फैब्रिकेशन में थे, उनको भी सर्विस दी। असेंबली के अंदर भी 30 एम्प्लॉय दे रखे, स्टोर के भी 20 एम्प्लॉय है, उसके खुद के भी 16 एम्प्लॉय। वो खुद के 16 एम्प्लॉय के लिए काम करेगा तो क्या वो सर्विस है? सर ये तो सर्विस ही नहीं, इसको तो भूल जाओ। तो टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट ने स्टोर के 20 एम्प्लॉय की भी सैलरी वगैरह कैलकुलेट करी होगी, उनको भी मैनेज किया होगा। मेंटेनेंस के भी 10 एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट किया होगा, उनको भी मैनेज किया होगा। इसका मतलब टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट ने कितने सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड किया? तो क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? पता नहीं चल रहा कि समझ में आ गया? बेटा एम्प्लॉय कहाँ कहाँ पर, जहां जहां पे एम्प्लॉय है वहां वहां पे टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है। कहाँ कहाँ पे एम्प्लॉय है? फैब्रिकेशन में भी है सब, और असेंबली में भी है, स्टोर और मेंटेनेंस में भी है। सब कितने डिपार्टमेंट हो गए? 4 हो गए। और क्या, मैंने यही तो लिखा है, नंबर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट सर्व्ड। एक सर्विस डिपार्टमेंट ने कितने सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करी? बेटा ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट ने क्या, ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हम सिर्फ किसको काउंट कर रहे हैं? काटा, इसको देखना ही नहीं रैंकिंग देने के लिए। ऐसी मेंटेनेंस है बेटा, किस किस को सर्विस दी है? सर मशीन आवर्स के हिसाब से, मशीनों को ठीक करता हो। मशीन आवर्स बेटा सिर्फ फैब्रिकेशन में, असेंबली में, किसी भी और जगह पे मशीन आवर्स है ही नहीं। इसका मतलब मेंटेनेंस है किसी और की मशीनें ठीक ही नहीं, मशीन होगी तब तो ठीक करेगा, मशीनें है ही नहीं।
तो मशीन ठीक नहीं करी, इसका मतलब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने कितने डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करी? तो यहाँ से रैंकिंग निकल आएगी बेटा, टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट की रैंक 1, क्योंकि उसने 2 सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड किया है। स्टोर डिपार्टमेंट की रैंकिंग 1 और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की रैंकिंग 3rd। तो रैंकिंग आएगी बेटा हमारे पास, टाइम ऑफिस रैंक 1, स्टोर रैंक 2 और मेंटेनेंस रैंक 3। तो पहले कौन बटेगा? टाइम ऑफिस। फिर उसके बाद टाइम ऑफिस के खर्चे दोनों के पास चले जाएंगे, स्टोर के पास भी, मेंटेनेंस के पास भी। फिर स्टोर का खर्चा बचेगा, उसका खर्चा मेंटेनेंस के पास भी चला जाएगा, लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगा, वो सिर्फ किसके पास जाएगा? फैब्रिकेशन और असेंबली प्रोडक्शन। सर अगर मान लो गलती से ऐसा हो जाए सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ पूरा भाईचारा निभा रहे, तूने मेरे को सर्विस दिया, मैं भी सर्विस दूंगा, सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे को पूरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए स्टोर ने भी दोनों डिपार्टमेंट को माल दे रखा है, टाइम ऑफिस भी दोनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को मैनेज कर रहा है, वो सबकी मशीनें ठीक कर रहा है, तो दो 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 नहीं बांटेंगे ना बेटा, फिर दूसरा मेथड है। अब मर्जी अभी नहीं आई, मर्जी फिर दूसरे मेथड में आएगी, फिर तीसरे मेथड में भी नहीं आएगी, तीसरे मेथड के बाद अगर कुछ ना पता चले तो फिर मर्जी है। अभी तो दूसरा मेथड है। गलती से बेटा रैंकिंग आपकी बराबर बराबर आ रही, पता ही नहीं चला था, दोनों ने तीनों डिपार्टमेंट ने दो डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करी, तो रैंक तो नहीं बनी। अब हम ढूंढेंगे परसेंटेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। क्या ढूंढेंगे? परसेंटेज। कर लेना, अदर सर्विस डिपार्टमेंट। पहले सुनो बेटा, पहले समझ, मिल जाएगा टाइम बाद। परसेंटेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को कितने परसेंट सर्विस प्रोवाइड करी अपनी टोटल सर्विसेज को, कितने परसेंट सर्विस मैंने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड किया है। जैसे स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट? तो जहां जहां पर मटेरियल सप्लाई करा हो, सर उसने टोटल पता है कितनी बारी माल सप्लाई करा है? 24 बारी फैब्रिकेशन को, 20 बारी असेंबली को और 6 बारी मेंटेनेंस को। तो टोटल कितनी बारी माल सप्लाई करा सर? 50 बारी। तो स्टोर डिपार्टमेंट ने अपनी टोटल सर्विसेज जो कि 50 बारी माल सप्लाई करने की है में से अदर सर्विस डिपार्टमेंट को कितना सर्विस प्रोवाइड किया? 6 बारी। लेकिन हमको उसकी परसेंटेज ढूंढनी सर, 50 में से 6 बारी सर्विस उसने सर्विस डिपार्टमेंट्स को दी, 50 में से 6 बार सर्विस उसने किसको दिए? सर्विस डिपार्टमेंट्स को दिए। तो कितने परसेंट सर्विस होगी? ऐसे ही टाइम ऑफिस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स, तो टाइम ऑफिस ने टोटल सर्विस पता है कितने इंप्लॉय को दिए? 40, 30, 70, 20, 90 और 100, 116 इंप्लॉय। तो टोटल अपने वाले तो काउंट भी नहीं करने, ओह अपने वाले तो काउंट भी नहीं करने, तो 116 भी नहीं है, 100 है। तो टोटल 100 एम्प्लॉई है। ध्यान रखना अपने वाले कभी भी काउंट नहीं होंगे ना बेटा, बेस में भी नहीं आएंगे, 116 में भी नहीं होंगे, बेस में भी नहीं होंगे, वो सर्विस ही नहीं अपने लिए होती है, वो काम सर्विस ही नहीं। तो 116 की जगह बेटा 100 एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉयज में से सर्विस डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉय है? 30। तो टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट ने टोटल 100 एम्प्लॉयज को के लिए सर्विस प्रोवाइड करी, जिसमें से 30 एम्प्लॉय सर्विस डिपार्टमेंट के लिए थे। तो कितने प्रतिशत सर्विस हो गई बेटा? 30%। कोई दिक्कत बेटा इसमें? 30%। ओके, वेरी गुड। ऐसे ही तीसरा डिपार्टमेंट है बेटा हमारे पास मेंटेनेंस। मान लो मेंटेनेंस का भी ना मैं यहाँ पे कुछ टाइम लिख देता, इसने इसको 2400 1600 कितने 4000 हो गए, 500 घंटे इसके, 500 घंटे इसके, ठीक है जी, ये मशीन आज। तो अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने बेटा टोटल कितनी सर्विस प्रोवाइड करी? टोटल 5000 घंटे।
मेंटेनेंस टू अदर सर्विस। सर मेंटेनेंस ने टोटल 5,000 घंटे सर्विस प्रोवाइड करी है, जिसमें से 1,000 घंटे सर्विस डिपार्टमेंट के हैं। तो जिस डिपार्टमेंट ने बेटा सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ सर्विस प्रोवाइड करी, जिसने उससे कम सर्विस प्रोवाइड करी और जिसने सबसे कम सर्विस प्रोवाइड करी, परसेंटेज। सर अगर कभी ऐसा हो जाए कि परसेंटेज भी बराबर आ रहा, सब एक दूसरे को 20-20% सर्विस प्रोवाइड कर, तो पेपर के अंदर सवाल ऐसे पहुंचता नहीं है अपने आप, तीसरे वाली रैंक का कभी मौका नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन मेरा काम है बताना। तो तीसरी रैंक गलती से मान लो परसेंटेज भी सेम आए, क्या? अब देखो ये पेपर का सवाल है, इसमें वैसे तो ये मेथड ही अलग है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा हो जाए परसेंटेज भी सेम आ गई, तो बेटा अगर परसेंटेज सेम आ गई तो आप तीसरा मेथड अप्लाई करोगे रैंकिंग का। अब आएगी रुपए वैल्यू, जिसने ज्यादा पैसे खर्च किए सर्विस डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। अब आपको बेटा वैल्यू ढूंढनी, क्या ढूंढनी? वैल्यू। तो अगर परसेंटेज सेम आ गई तो बेटा आप वैल्यू चेक कर लेना। तो बेटा S1 और S2 दो सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 ने S2 को 10% सर्विस दी और S2 ने भी S1 को 10% सर्विस दी। दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे और बराबर परसेंटेज में सर्विस दे रहे। सर अब क्या करें रैंकिंग का? अगर मान लो रैंकिंग लगानी पड़ी, यानी कि स्टेप डाउन मेथड ही अप्लाई करना पड़ा, तो अब बेटा आप यहाँ पर वैल्यू चेक करोगे। क्या चेक करोगे? वैल्यू। मान लेते हैं कि S1 डिपार्टमेंट का जो टोटल खर्चा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, जब आपको खर्चे पता चले, तो S1 का टोटल खर्चा था 30,000 और S2 का टोटल खर्चा था 50,000। S1 का टोटल खर्चा 30,000 और S2 का टोटल खर्चा 50,000। तो अब आप खर्चा चेक करो कि भैया किसने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर ज्यादा खर्चा किया। तो S1 ने अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स पे, यहाँ पे तो दो ही अदर, क्या लिख रहे हैं? S2 लिख लो। S1 ने S2 के ऊपर 10% सर्विस दिया सर, तो अपने खर्चों का भी 10% उसी के लिए खर्च किया होगा। अगर मैंने अपनी टोटल सर्विसेज का 10% S2 को दिया है, तो मेरे खर्चे का भी 10% किसके लिए खर्च हुआ है? S2 पे। तो S1 के खर्चे जो कि 30,000 रुपए है, इसका 10% S2 के ऊपर खर्च हो गया, यानी कि कितने रुपए? तो S1 ने S2 के ऊपर 3,000 खर्च करे, जबकि S2 ने S1 के ऊपर अपने टोटल खर्चे 50,000 का 10% खर्च कर दिया है। ओ माय गॉड, 5,000 रुपए। तो जिसने ज्यादा खर्चा किया है उसकी रैंक, जिसने कम खर्चा किया उसकी रैंक। सर एक्यूरेट तो इसी से निकलेगा वैसे, एक्यूरेट तो इसी से निकलेगा। नहीं, नहीं एक्यूरेट परसेंटेज वाली से निकलेगा भाई।
सर हमको लास्ट में तो कॉस्ट भी देखनी पड़ती है ना। लेकिन जिस तरीके से जितने अब हिस्सा मैंने काम किया होगा उसके अकॉर्डिंग बांटूंगा ना। अगर परसेंटेज सेम आ गई तभी मेरे को अमाउंट के बारे में सोचना है कि पहले किसको बांटू, हाँ वो तो पहले किसको बांटू ये डिसाइड हो रहा है। कैसे बांटू वो तो बात ही नहीं हो रही। सोचने वाली बात तो सिर्फ कैसे तक होती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या सोच रहे हैं, अलग अलग सवाल चल रहे हैं। पहले 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 किसको बांटू, मेजर क्वेश्चन तो ये था कि कैसे बांटू सर, स्टेप कैसे बांटे। लेकिन सवाल अब कैसे का था तो, लेकिन उसको जरा पता नहीं चला कि पहले किसको बांटे। तो अब हम क्या डिसाइड करें, पहले। तो 3 मेथड रैंकिंग है हमारे, तीनों में से जो लग गया ठीक है सर, नहीं लग पाया आखिरी तक फिर क्या करेंगे, मर्जी से बांट देना, एक ही बात। क्योंकि आखिरी में अमाउंट भी सेम आ रहा है, परसेंटेज भी सेम आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का खर्चा भी बराबर होगा, तभी तो अमाउंट सेम आएगा, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। हाँ परसेंटेज पहले से बराबर है, अमाउंट भी बराबर है, तो फिर पहले किसी को मर्जी बांट लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। सही बात है। दोनों के खर्चे 50-50 हजार, दोनों ने एक दूसरे को 10-10% इससे 10 बार तो आया कोई बात नहीं। एक ही बात है ना फिर। हाँ। तो इसलिए आप मतलब फिर मर्जी आखिरी में चलेगी जब अमाउंट भी सेम हो चुका। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। सर सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 स्टडी मटेरियल का। बेटा सवाल को ध्यान से पढ़ना है। In an engineering factory, the following particulars have been extracted for the quarter ended 31st December 2022. Compute the departmental overhead rate. ये overhead rate को फिलहाल छोड़ दो, अभी हम इसका काम नहीं कर रहे। For each of the production department, assuming that overheads are recovered. फिलहाल बेटा इस वाली लाइन का अभी हम कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकते, अभी हमने वो कॉन्सेप्ट बड़ी दूर है। तो इसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बेटा, सर्विस डिपार्टमेंट है। डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल दे रखे। डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल, क्या ये खर्चे ओवरहेड? पार्ट नहीं है। ये ओवरहेड का पार्ट ही नहीं, ये ओवरहेड नहीं बेटा। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे, तो ये तो ओवरहेड है ही नहीं। नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे बेटा, ये कुछ ना कुछ रेशियो मिल गया हमको, हमने सीखा था पीछे, कुछ खर्चे बांटने के लिए नंबर ऑफ वर्कर चाहिए होते हैं, तो ये बेसिस ऑफ पोर्शन में मिल रहे हैं आप। इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आरसी पावर का खर्चा बांटने के काम आएगा। एसेट की वैल्यू, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर का खर्चा बांटने के काम आ सकती है। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स दे रखे बेटा, ये जनरल लाइटिंग बांटने के काम आएंगे। पावर अलग होती है, लाइटिंग अलग होती है ना। तो लाइट के खर्चों को बांटने के लिए बेटा लाइट पॉइंट दे रखे। एरिया दे रखा है बेटा, ये बिल्डिंग से रिलेटेड कोई ना कोई खर्चा बांटने के लिए दे रखा है। तो नीचे हमें खर्चे दे रखे, जरा खर्चे देखो इस रेशो में बटेंगे कि नहीं। सर पावर का खर्चा कौन सी रेशो? सर किलोवाट आवर्स की रेशो में बांट देंगे। लाइटिंग का खर्चा लाइट पॉइंट की रेशो में बांट देंगे। स्टोर ओवरहेड, स्टोर के खर्चे बेटा, स्टोर मटेरियल सप्लाई करता है बेटा, डायरेक्ट मटेरियल की रेशो में बांट दूंगा। क्या लिखा हुआ है? स्टोर ओवरहेड। स्टोर का काम क्या होता है? मटेरियल सप्लाई करना बेटा। वैसे तो पिछले सवाल में आपको मटेरियल के लिए पता है क्या लिखा हुआ था, देखो, नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन, कितनी बारी माल सप्लाई किया। इस सवाल में बताया है क्या कहीं पे? नहीं बताया। लेकिन एक चीज तो बताइए ना, कितने रुपए का माल सप्लाई किया, क्या दिक्कत है इसमें? कितनी बारी नहीं बता रखा, कितने रुपए तो बता रखा है, तो रुपीज के रेशो में बांट देंगे बेटा, मटेरियल की रेशो में। वेलफेयर ऑफ स्टाफ, स्टाफ वेलफेयर का खर्चा बेटा डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांट देंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे नहीं रखे, दे रखे, ओ दे रखे, सॉरी, तो नंबर ऑफ वर्कर दे रखे भैया, नंबर ऑफ वर्कर्स। डेप्रिसिएशन का खर्चा एसेट की वैल्यू के हिसाब से बांट देंगे। रिपेयर का खर्चा बेटा हम बांट देंगे एसेट की वैल्यू के हिसाब से। डेप्रिसिएशन और रिपेयर दोनों के दोनों एसेट की वैल्यू के हिसाब से बढ़ जाएंगे। जनरल ओवरहेड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिख के बताया था बेटा, अगर आपको लास्ट डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से
जनरल एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, इनको बेटा डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांटना। डायरेक्ट वेजेस ना मिले तो लेबर आवर्स के हिसाब से बांट देना, लेबर आवर्स ना मिले तो मशीन आवर्स के हिसाब से बांट। तो इसको बेटा हम डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांट देंगे। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट का खर्चा एरिया के हिसाब से, एरिया आगे ये सारे खर्चे बांटने की इंफॉर्मेशन मेरे पास है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बेटा, यहाँ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, प्राइमरी। और उसके बाद हमको लगाना है सेकेंडरी। सेकेंडरी लगेगा बेटा डायरेक्ट मेथड से। क्वेश्चन ने क्या लिखा हो, कह रहे सर्विस डिपार्टमेंट वाई के खर्चों को बांट देना। कौन सी रेशियो, डायरेक्ट वेजेस की रेशियो। और एक्स की खर्चों को बांट देना 5:3:2 टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सारे सर्विस के खर्चे सिर्फ किसके पास जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाने। तो वाई के जब खर्चे बांटोगे बेटा डायरेक्ट वेजेस की रेशियो लोगे, जरा सामने देखो बेटा, सामने डायरेक्ट वेजेस की रेशियो सिर्फ इतनी लेनी है, इतनी मत ले लेना। सर्विस के खर्चे सिर्फ किसके पास बांटने, इस सवाल के अंदर आखिरी में लिखा हुआ है, कहां पर बांटो, टू द, अरे इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, बिना सवाल पढ़े समझने की कोशिश मत करा करो बिल्कुल भी। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जब आप डायरेक्ट वेजेस की रेशियो लोगे ना, तो वो ए बी और सी की रेशियो लेनी है। रेशियो क्या बनेगी बेटा, हाँ बताओ, 2:3:4, 15,000 से डिवाइड होगा, ठीक है जी। और जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट एक्स के जो खर्चे वो कौन सी रेशियो बढ़ेंगे, 5:3:2। आओ जरा फटाफट करें बेटा इस वाले से। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, यानी कि जो आपके खर्चों का नाम होगा वहां पर वो आएंगे। दूसरा कॉलम बेसिस का, जिस रेशियो में आप खर्चे बांटोगे। डिपार्टमेंट है बेटा आपके पास 5 नाम है, ए बी सी एक्स और वाई। तो सबसे पहले जो जो खर्चे दे रखे हैं बेटा उनको बांटना शुरू करेंगे। पावर 1100 रुपए है बेटा। कैलकुलेटर चालू रखना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे हाथ तेज नहीं चलेगा तो काम नहीं बनेगा। पावर, सर पावर का खर्चा 1100 है, जिसको हम बांटेंगे कौन सी रेशियो में बेटा, किलोवाट आवर्स की रेशियो। तो 1100 का खर्चा बेटा किलोवाट आवर्स की रेशियो में 6,000, 4500, 3,000, 1500 और 1500। अरे क्यों इतनी मेहनत करनी, कैलकुलेटर बेटा पूरी कैलकुलेशन पूरी कर सकता है। तुम पहले मेहनत करोगे, छोटी रेशियो बनाओगे, फिर करना वही का वही स्टेप। टोटल कितना आ रहा है बताओ, 3,000, 6,000, 12,000, 400, 18, 16,500। तो 1100 डिवाइडेड बाय 16,500 बेटा। कैलकुलेटर स्मार्ट, पहले भी बताया फिर से बता, कैलकुलेटर स्मार्ट मल्टीप्लीकेशन से पहले वाली वैल्यू को बार बार रिपीट कर सकता है। आपका पावर का खर्चा 1100 है। आप जब इसको इस रेशियो में बांटोगे तो बेटा रेशियो कैसे निकालते तुम, 11,000, 1100 डिवाइडेड बाय 16,500 मल्टीप्लाई बाय 6,000। 1100 डिवाइडेड बाय 16,500 मल्टीप्लाई बाय 4500, तो डिवाइड बाय 16,500 पहले कर लो, फिर मल्टीप्लाई बाय 6,000 दबाओ। कैलकुलेटर में कितना आ रहा है बताओ, 400, कितना आ रहा है, हाँ तो 400 हो गया ना वो, ठीक है। अब कोई भी और बटन दबाए बिना सीधा लिखो अगली वैल्यू, 4500 इक्वल टू, अपने आप कर देगा वो सब कुछ। 4500 इक्वल टू, अगर पहले वाली वैल्यू निकाली थी तो होगा ये, अगर नहीं निकाली थी तो नहीं होता। मतलब ये वाली कैलकुलेशन अगर करी थी मेरे भाई, पहले वाली कैलकुलेशन करी थी, कर दी, फिर भी नहीं आए थे। तेरा ध्यान ही कहीं और है यार, क्या होगा। 1100 डिवाइडेड बाय 16,500 मल्टीप्लाई बाय 6,000 कर दिया था ना, 4500 इक्वल टू कर दो, कितना आ रहा है? आगे क्या लिखा हुआ है अगला, 3,000 इक्वल टू करो। बुक तुम्हारे पास है ना, हाँ, तो इस्तेमाल करो। अगली वैल्यू मल्टीप्लाई करो, क्या है, 200, 100,
यहाँ पे 200। नहीं, 100 दोनों में 200 मिला के 200। बहुत बढ़िया। पावर के खर्चों के बाद बेटा अगला खर्चा हमारे पास है लाइटिंग। लाइटिंग है बेटा 200 रुपए, जो कि लाइट पॉइंट के हिसाब से बैठेगी। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितने सर? 16, 30, 30 हो गए, 40 पॉइंट है बेटा, 40। 200 रुपए का खर्चा है 40 पॉइंट के लिए, इसका मतलब एक पॉइंट का 5 रुपया है। 200 का खर्चा 40 पॉइंट के लिए, तो एक पॉइंट का खर्चा हो गया 5 रुपए। बस बस मल्टीप्लाई करते चलो सर, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 16। मुश्किल चीज है, मैं लिखता हूँ 50, 80, 20, 30 और 20। अगला खर्चा है बेटा स्टोर। स्टोर का खर्चा आप मटेरियल की रेशो बांटोगे बेटा। 800 का खर्चा मटेरियल की रेशो में। मटेरियल की रेशो देखो भाई, 15, 30, 30, 22, 500, 22, 500। कितना है टोटल? 1,20,000। 1,20,000। ओके, 800 डिवाइडेड बाय 1,20,000। 15,000 इक्वल टू 30,000 इक्वल टू 30,000 इक्वल टू 22,500 इक्वल टू, हाँ जी बताओ। 100, 200, ये खर्चा है बेटा हमारे पास स्टोर ओवरहेड्स। इसको हमने बांटा बेटा कौन सी रेशो में? स्टोर ओवरहेड का खर्चा हमने कौन सी रेशो में? डायरेक्ट मटेरियल की रेशो में बांटा बेटा हमने, डायरेक्ट मटेरियल। अगला खर्चा स्टोर ओवरहेड के बाद वेलफेयर ऑफ स्टाफ। 3,000 का खर्चा बेटा, ये नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से बांटेंगे। नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास है 1,500, 2,250, 2,250, 4,500, 6,000 और 1,500, 7,500। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर है बेटा आपके पास 7,500। और वेलफेयर ऑफ स्टाफ का खर्चा है 3,000। तो 3,000 डिवाइड बाय 7,500 मल्टीप्लाई 1,500, 2,250, 2,250, 750, 700। ठीक है जी। 600, 900, 900, तो बेटा 600, 900, 900, 300, 300। 300 और 300, ये हो गया जी वेलफेयर ऑफ स्टाफ। नंबर ऑफ वर्कर। अगला खर्चा है बेटा डेप्रिसिएशन। 30,000 रुपए डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं एसेट की वैल्यू के हिसाब से। 1,50,000 का। एसेट की टोटल वैल्यू है बेटा 1.5 लाख। 30,000 का डेप्रिसिएशन अगर 1.5 लाख पे तो 20% हो गया वैसे देखा जाए तो, है ना, सीधा सीधा। हाँ, 20%। तो सबके ऊपर 20% लगाते हैं। चलो 60,000 का 20%, 12,000, 40,000 का 8,000। तो डेप्रिसिएशन एसेट वैल्यू के हिसाब से बटा है 12,000, 2,000 और 2,000। ओके जी। डेप्रिसिएशन के बाद बेटा अगला खर्चा है रिपेयर। ये भी एसेट की वैल्यू के हिसाब से एसेट की वैल्यू के हिसाब से बटेगा बेटा, बिल्कुल। 20%। अब यहाँ पर देखो ना तुम, वैसे डेप्रिसिएशन भी एसेट वैल्यू के हिसाब से बांटा तुमने, रिपेयर का खर्चा भी एसेट वैल्यू के हिसाब से बांटोगे। रिपेयर का खर्चा एसेट की वैल्यू का 20% है। टोटल में दिख रहा है ना, 6,000 का खर्चा 30,000 के हिसाब से 20% है। हाँ, तो तुम भी डेप्रिसिएशन का अपना 20% लगाते चलो। हाँ, ये ठीक है। उसके लिए बस क्वेश्चन पे थोड़ी सी अटेंशन चाहिए। हाँ, रिपेयर के बाद अगला खर्चा बेटा हमारे पास जनरल ओवरहेड्स। 12,000 बेटा, इसको हम वेजेस की रेशो में बांटेंगे जनरल ओवरहेड्स को। 1,80,000। तो 12,000 का खर्चा है बेटा डिवाइडेड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 30,000, 45,000, 60,000, 15,000 और 30,000। 2,000 होगा। 3,000, 4,000, 1,000, 1,000, 2,000। एक खर्चा रह गया बेटा बस, रेंट। रेंट का खर्चा है 550, जो कि हम एरिया के हिसाब से बांटेंगे। टोटल एरिया भी पता नहीं मेरे को 550 ही लग रहा है।
देखो सीसी रेशो 550 यही आ जाएगा, 150, 250, 50, 50, 50। रेंट एरिया 150, 250, 50, 50 और 50। बस बेटा इन सब का टोटल कर दोगे तो आपके पास ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे। डायरेक्ट खर्चा मत लिख देना गलती से, डायरेक्ट भेजी तो डायरेक्टली बता, ओहो लिखने लिखने सब मना कर रहे हो, लिखवा रहे हो, क्या करवा रहे हो बेटा। डायरेक्ट खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो डायरेक्ट हो सकता है, सर्विस डिपार्टमेंट में कभी कोई खर्चा डायरेक्ट नहीं हो सकता। और अगर दे रखा है ना उसको ओवरहेड मानना है। क्या मानना है? सिर्फ कौन से डिपार्टमेंट का? सर्विस डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो डायरेक्ट भेजी, तो डायरेक्ट मेटेरियल के नाम से खर्चा लिखा हुआ है ना, इसको लिखना पड़ेगा। हाँ जी यहीं पर ही डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, ये खर्चे पहले से बटे हुए हैं, किसी रेशो में बांटने की जरूरत नहीं है। ऐसे खर्चों को बोलते थे हम एलोकेशन। क्या बोलते हैं इसको? हमने नहीं बांटा, बटा बटा है भैया ये वाला खर्चा। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो आता भी नहीं, सिर्फ सर्विस में आता है। तो खर्चा लिखेंगे 15, 30, 22,500, 22,500। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कभी डायरेक्ट नहीं होता। तो बताओ बेटा जरा, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने आ रहे हैं? 17, 17,700 पूरा। 41,530। सत्तावन 500। ठीक है जी। हाँ बेटा ये तो हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसके बाद हमको सेकेंडरी भी करना है। और सेकेंडरी के अंदर क्वेश्चन बोला था जी एक्स के खर्चे तो आप डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में बांट देना। डायरेक्ट वेजेस की रेशियो थी बेटा हमारे पास 2:3:4, 2:3:4। तो एक्स के जो खर्चे हैं ना 41,530, ये यहां से निकल जाएंगे बेटा। और 2:3:4 की रेशियो में इधर आ जाएंगे ए बी और सी में। तो 41,530 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 और 4। सर एक्स का 5 दिन कितना आ रहा है? एक्स का 5 दिन एक्स का रेशियो 5:3 तो दे रखा हाँ एक्स का 5 दिन वो वाई के लिए 5:3:2। तो 10 से डिवाइड करो बेटा, 41,530 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 और 2। 20,765 3 इक्वल 12,459। हाँ 459 हाँ हाँ 12,459 8,000 इधर कुछ नहीं आएगा। और जब वाई के खर्चे बटेंगे बेटा 57,520 रुपए। ये नेगेटिव यहाँ पे आप लिखोगे क्योंकि ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव करेंगे तो खत्म हो जाएगा ना। और इसका खर्चा एक्स के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? सिर्फ प्रोडक्शन के पास। रेशियो क्या बन रही थी बेटा? वेजेस वाली रेशियो 2, 3 और 4। तो रेशियो बेटा वाई को बांटने की 2, 3 और 4। तो 57,520 यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पर कितना आएगा? 12,782 175 25,564 764। 500 क्योंकि ना ठीक है ठीक। है तो बेटा आप देखो ये सर्विस डिपार्टमेंट की वैल्यू तो हो गई 0, क्योंकि 41,530 में से 41,530 बांट दिया, 57,520 में से 57,520 बांट दी। सारे खर्चे किसके बाद आ गए? प्रोडक्शन के बाद। जरा प्रोडक्शन का टोटल बताओ यहाँ से इस वाले 17,700 में ये दोनों खर्चे भी ऐड करो अकॉर्डिंग।
सर 51,239 830 है 33871 43,252 952 952 ये हो गया गलत है 46,440 पहला 33 वाला कलर है हां इसके बाद आया है तो ये वाला ये वाला गलत है 46,440 आएगा अरे इसमें 12,570 भी ऐड करे थे ना तुमने करे शायद 46,000 440 और कौन सा गलत हो नहीं सकता और सब ठीक है 51,243 45,952 आ रहा है इसका 62 आ रहा है क्या चक्कर है 10 रुपए गड़बड़ है तो इसने गलत लिखा 59,175 और 320 इसका 30 लिखा हुआ है यहाँ पे तो वैल्यू सेम है 14,330 और 80 और 50 अरे 30 ही आएगा भाई 20 नहीं है 30 आएगा 80 और 50 ऐड होंगे यहाँ पे 80 है यहाँ पे 50 है 80 और 50 क्या बनेगा नहीं ऐसा हो सकता है 30 ही बोला हो, मैंने 20 लिख दिया हो 30-20 में सुनने में गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर आ जाएगा 62 चलो आंसर मैच करके फिलहाल तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन एक तो आपको घर पे जाके दोबारा से करना है और एक क्वेश्चन नंबर 48 तक 48 और 52 आज तक मैं वीडियो भेज देता हूँ हाँ ये